हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये होगी बीए सेकेंड ईयर का जो हमारा नया बैच है फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी के सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हिंदी का सिलेबस क्या है। अगर हमने बीए सेकेंड ईयर में हिंदी चूज किया हुआ है तो हमको आखिर पढ़ना क्या है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है, कौन सी चीजें हमको अपने अध्ययन में रखना है कि ये चीजें हम पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमारा जो बीए सेकेंड ईयर के चतुर्थ सेमेस्टर का हिंदी का सिलेबस है, इसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब क्या होता है कि वो हिंदी जिसका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, ऐसे हिंदी को कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। चाहे वो आपके राज्य की भाषा के रूप में प्रयोग हो रहा हो, पत्रों के रूप में प्रयोग हो रहा हो, कार्यालय में प्रयोग हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम यूज करते हैं ऑन द बेस ऑफ एक्शन। तो जैसे कि पहला यूनिट आपका दिख रहा है, इसमें पहले यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, तो पहले यूनिट में हमको पढ़ना है कि राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति, राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति क्या है, ये हमको पढ़ना है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति में हमको पढ़ना है राजभाषा कि आखिर राजभाषा होती क्या है, राजभाषा की इंपॉर्टेंस क्या है, हिंदी एज ए राष्ट्रभाषा क्या है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या इंपॉर्टेंस है कि हम एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, उसमें हिंदी एज ए लैंग्वेज क्या है, मानक भाषा के रूप में हिंदी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा कुछ हमको समझना है। उसके बाद हमको पढ़ना है कि राजभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका क्या है, जो राजभाषा हमारे मतलब हमारे राष्ट्र की भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका क्या है और इसका दायित्व क्या है, ये चीज के बारे में हमको समझना है यूनिट नंबर 1 में। राजभाषा के रूप में हिंदी के समक्ष जो खड़ी चुनौतियां हैं और उनका समाधान क्या है, कि राजभाषा के रूप में अगर हम हिंदी को स्वीकार करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं जहां पर आपको इंग्लिश में यूज करना पड़ता है, इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। आप देखोगे फॉर्मल लेवल पर, बड़े लेवल पे आप जाओगे वहां पर लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो राजभाषा के रूप में हिंदी के सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं, उनका समाधान कैसे किया जाएगा। राजभाषा हिंदी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस तरीके से संबंध है, किस तरीके से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई है उसमें हिंदी को इंपॉर्टेंस दिया गया है या हिंदी की भूमिका है, ये टॉपिक हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 में। ओके, तो जब हम वीडियो लेकर के आएंगे यूनिट नंबर 1 की तो एक एक चीज पे हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सेकंड नंबर यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, तो सेकंड नंबर यूनिट में हमको पढ़ना है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मतलब संविधान के हिसाब से हिंदी की स्थिति क्या है, हिंदी को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदी को कितनी इंपॉर्टेंस मिली हुई है। तो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी के बारे में बात किया गया है कि हिंदी की इंपॉर्टेंस क्या है, हिंदी किस तरीके से यूज किया जाएगा, हिंदी किस लेवल पर समझा जाता है, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, वो सारा कुछ 343 से 351 तक बताया गया है। और अनुच्छेद 120 और 210 में भी हिंदी के बारे में, हिंदी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति का आदेश आया हुआ था हिंदी को लेकर के सन 1952 में और 1955 में, 1960 में हिंदी की इंपॉर्टेंस को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश आया हुआ था। तो उन आदेशों के बारे में पढ़ेंगे कि उन आदेशों में राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिया है हिंदी के लिए। राजभाषा अधिनियम 1963 आया कि राजभाषा के रूप में हिंदी को इंपॉर्टेंस देने की बात आई। फिर इसको संशोधित करके 1967 में भी यही अधिनियम जो राजभाषा अधिनियम था 1967 में भी लागू किया गया। राजभाषा नियम 1976 आया, फिर उसको संशोधित करके 1987 में फिर से लागू किया गया। तो ये सारे अधिनियम क्या है, सारे अनुच्छेदों में क्या बात किया गया, उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र, कि प्रयोजन मूलक जो हिंदी है इसका स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है प्रयोजन मूलक हिंदी का, इसका क्षेत्र क्या है प्रयोजन मूलक हिंदी का, कार्यालयी कार्यकलाप की सामान्य जानकारी, मतलब हिंदी में, हिंदी का जो कार्यालय में कामकाज होते हैं उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो बात करनी है। प्रयोजन मूलक हिंदी में रोजगार की संभावनाएं क्या है, कि अगर हम प्रयोजन मूलक हिंदी समझते हैं या हिंदी में हमारी दक्षता है तो उससे रोजगार के क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बात करनी है। फोर्थ यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, कार्यालयी पत्राचार है, मतलब कार्यालय में जो पत्रों का लेन देन होता है, काम चलता है, उसके बारे में बात करना है कि सरकारी पत्र में हिंदी की क्या इंपॉर्टेंस है। अर्ध सरकारी पत्र हो गया, कार्यालय का आदेश हो गया, परिपत्र हो गया, अधिसूचना हो गया, ज्ञापन हो गया, निविदा हो गया, संकल्प हो गया, प्रेस विज्ञापित हो गया। तो इन सभी में कहीं ना कहीं प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। ओके, अब आओ देखते हैं यूनिट नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है।
5th नंबर यूनिट में आपको जो पढ़ना है ना वो है कार्यालयीय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली। मतलब जो कार्यालय होते हैं, जैसे भारत में हर जगह पे जो भी गवर्नमेंट स्थल है तो वो कार्यालय जो है उसमें कौन कौन सी हिंदी के शब्दावली प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि कार्यालय में अधिकारियों के नाम, कि कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई कमिश्नर है, मतलब अलग अलग लिपिक है, कोई ये है वो है, मतलब जो अधिकारियों के नाम है वो भी कहीं ना कहीं हिंदी उसमें भी यूज होता है। पद नाम हो गया, किसी पद का नाम दे दिया गया, ये पद है। संबोधन किसी को किसी तरीके से किया जा रहा है, वो भी है। उसके बाद आता है आपका विधिक नाम, किसी विधि का नाम। तो ये सारी चीजें कौन कौन सी शब्दावलियां कहां पर किस तरीके से यूज होती हैं, उस चीज के बारे में हमको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। ओके, यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन और प्रतिवेदन के बारे में। कि ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट्स क्या है, और इनसे रिलेटेड जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है आपका प्रारूपण का अर्थ और क्षेत्र क्या है। प्रारूपण का अर्थ क्या है, प्रारूपण होता क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। फिर प्रारूपण जो है वो लेखन की पद्धति कैसी है, प्रारूपण लिखने की जो पद्धति है, लेखन पद्धति, वो किस तरीके से वर्क करती है। अगला चीज है आपका टिप्पण, टिप्पण का परिचय, कि टिप्पण होता क्या है आखिर और इसकी उपयोगिता क्या है, टिप्पण की उपयोगिता किस जगह पर लगती है हिंदी में, और टिप्पण लेखन की पद्धति क्या है, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर क्या है। काफी क्वेश्चंस आपसे इससे रिलेटेड आ सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, टिप्पण टिप्पणी में अंतर क्या है, टिप्पण लेखन की पद्धति। उसके बाद अगला है संक्षेपण, कि आखिर संक्षेपण होता क्या है, संक्षेपण का उपयोग क्या है, संक्षेपण करने की जो पद्धति है वो पद्धति क्या है संक्षेपण की, उस चीज के बारे में बात करनी है। अगला है आपका पल्लवन, पल्लवन क्या है, सामान्य परिचय क्या है, क्या होता है आखिर पल्लवन, मतलब पल्लवन का सिद्धांत क्या है, पल्लवन और निबंध लेखन में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है, ये हमको पढ़ना है पल्लवन में। प्रतिवेदन भी इसी तरीके से पढ़ना है कि आखिर प्रतिवेदन का अर्थ क्या है, प्रतिवेदन का उपयोग क्या है, प्रतिवेदन के टाइप्स क्या है, और प्रतिवेदन लिखने की विधि क्या है। ये सारा कुछ, ये सारे पॉइंट्स प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन और प्रतिवेदन, ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। अब आओ देखते हैं यूनिट नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है। 7th यूनिट में हमें पढ़ना है अनुवाद, अवधारणा और स्वरूप के बारे में, कि आखिर अनुवाद क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, स्वरूप क्या है। जैसे कि हमको पढ़ना है पहला टॉपिक, अनुवाद का महत्व क्या है, आखिर जो हम ट्रांसलेट करते हैं आखिर ट्रांसलेट का महत्व क्या होता है, अनुवाद के टाइप्स कितने हैं, अनुवाद का क्षेत्र क्या है, अनुवाद के लिए कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, और अनुवाद के गुण क्या है। ये टॉपिक्स हमको अनुवाद, इसकी अवधारणा, स्वरूप, महत्व, प्रकार, क्षेत्र, उपकरण, ये सारा कुछ हमको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट है, जब हम यूनिट पढ़ेंगे तो एक एक को अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है हिंदी और कंप्यूटर, मतलब हिंदी और कंप्यूटर में किस तरीके से कनेक्शन है, जो हिंदी और कंप्यूटर किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्या है, सुविधाएं क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है, मतलब नॉर्मल उसका परिचय दे दीजिए। कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने की सुविधाएं और समस्याएं, कि कंप्यूटर अगर है उसमें हम हिंदी लैंग्वेज में अगर काम कर रहे हैं तो उस काम करने में सुविधाएं क्या क्या है और उसमें समस्याएं क्या क्या है। इन टॉपिक्स के बारे में यूनिट नंबर 8 में बात करनी है। हिंदी में अगर आपको स्लाइड बनाना है, पोस्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या प्रॉब्लम्स, क्या अच्छाइयां हैं वो। इंटरनेट और हिंदी किस तरीके से कनेक्टेड है, किस तरीके से इंटरनेट में हम हिंदी का यूज करेंगे। हिंदी में उपलब्ध जो सॉफ्टवेयर है, वेबसाइटें हैं, वो क्या क्या है गवर्नमेंट के पोर्टल पे। सरकारी और गैर सरकारी जो चैनल्स है जो कि हिंदी में है, हिंदी में प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि ज्ञान दर्शन हो गया, ई पाठशाला हो गया, स्वयं हो गया, मूक्स हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं जो है सरकारी या गैर सरकारी चैनल्स हैं जो हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 8 में हमको हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो ये है दोस्त हमारा पूरा सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। जितने लोगों तक आप पहुंचा सको इट्स बेटर फॉर देम, जिससे कि उनकी भी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके। अब हम एक एक करके एक एक यूनिट का कंप्लीट करने वाले, एक एक यूनिट अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियोस पाने के लिए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।